विद्यार्थियों, आज हम भौतिक भूगोल का व्याख्यान श्रृंखला 29वां देखेंगे। जैसे कि अब तक हमने पृथ्वी पर परिवर्तन करने वाले जो बल हैं उसमें आंतरिक बलों के बारे में हमने देखा था। आज हमारा जो विषय है वो बाह्य बल या भू आकृतिक साधन व प्रक्रम के द्वारा हम इस विषय को देखेंगे। भू आकृतिक साधन में प्रक्रम में मुख्यतः जो बाह्यजात शक्तियाँ आती हैं, जैसे कि आपको उपरोक्त चार्ट के द्वारा दे रखा है। तो संक्षेप में पृथ्वी पर अनेक प्रकार की आकृतियों के निर्माण में पृथ्वी का जो क्रस्ट है उस पर अनेक प्रकार की आकृतियों के निर्माण में अनेक साधनों तथा प्रक्रमों का हाथ रहता है। थॉर्नबरी जो प्रमुख भू आकृति विज्ञानवेता थे, उनके अनुसार भू आकृतिक साधन यानी कि जियोमॉर्फिक एजेंट से तात्पर्य उन सभी माध्यमों से है जो धरातल के पदार्थ को उठाकर अन्यंत्र ले जाते हैं। इनके अंतर्गत अगर हम देखें तो प्रवाही जल यानी कि नदी, भूमिगत जल, हिमानी, पवने तथा सागरीय लहरें आदि भू आकृतिक साधन। ये सभी साधन गतिशील है तथा गुरुत्व बल द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा धरातल के ऊपर सक्रिय रहते हैं। इसलिए पैंक ने, क्योंकि ये पृथ्वी के धरातल पर सक्रिय होते हैं, इसलिए बाह्य जात बल यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का भी नाम दिया है। भू आकृतिक प्रक्रम से आशय उन सभी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों से होता है जो पृथ्वी के क्रस्ट के स्वरूप में रूपांतरण करते हैं। इस चार्ट के द्वारा जो हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर सारी जो अंतर्जात शक्तियाँ हैं वो मुख्यतः डायनुडेशन यानी अनाच्छादन के अंतर्गत आती है। अनाच्छादन दो बड़ी ताकतों से मिलकर बना है, जो ताकत को हम इसको कहेंगे अपक्षय तथा अपर्दन कहेंगे। इसमें जो अपक्षय है वो स्थैतिक फोर्स है यानी कि स्टैटिक फोर्स है, और जो दूसरी जो शक्ति है जो गतिशील शक्तियाँ हैं जिसे हम मोबाइल फोर्सेस कहते हैं या प्रवाही शक्तियाँ कहते हैं, जिनमें अपर्दन आता है। तो अगर आज हमारा जो विषय रहेगा उसमें हम अपक्षय को देखेंगे। अपक्षय को हम आंग्ल भाषा में वेदरिंग कहते हैं। अपक्षय के इस चार्ट के द्वारा हमको यहाँ संक्षेप में आपको बता दें कि भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय तथा जैविक अपक्षय, ये तीन मुख्य प्रकार अपक्षय के होते हैं। इस प्रकार से भौतिक अपक्षय तथा रासायनिक अपक्षय तथा जैविक अपक्षय, इनके भी छोटे अन्य प्रकार हैं। तो अब हम पुनः इसके अंतर्गत अगर आते हैं तो जो भौतिक अपक्षय के अंतर्गत में सूर्य ताप यानी सूर्य से जो मिलने वाला जो तापक्रम है वो इसके अंतर्गत आएगा। हम इसको विस्तृत आगे देखेंगे। पाला है ना, जो मतलब ठंडा होने के कारण से जो पानी है, पानी जम जाता है, वो पाले के बर्फ़ के रूप में बदलता है, वो पाले का रूप होता है। वर्षा यानी कि जो आकाशीय वर्षा होती है वो भी एक आपका भौतिक अपक्षय का कारण है। उसकी बचाना से बहुत प्रकार के अपक्षय होता है। तथा वायु यानी कि वायु का जो थपेड़ा है वो भी भौतिक अपक्षय के अंतर्गत आता है। रासायनिक अपक्षय में जो पहला प्रमुख प्रकार है ऑक्सीकरण, दूसरा कार्बनीकरण, तीसरा जलीकरण, तीसरा डिसलोकेशन। तो जैविक अपक्षय जो तीसरा प्रमुख प्रकार है अपक्षय का, उसके अंतर्गत जीवाणु, जंतु, वनस्पति तथा मानव सम्मिलित है। तो इस चार्ट के द्वारा हमने ये समझने की कोशिश की कि अपक्षय यानी कि जो भू आकृतिक या बाह्यजात शक्तियाँ हैं, उन बाह्यजात शक्तियों को दो भागों में बांटा गया अनाच्छादन के अंतर्गत। एक तो अपक्षय है, दूसरा अपर्दन है। अपक्षय जैसा कि आपको विदित है कि वो स्थैतिक है यानी कि उनमें कोई प्रकार की गति नहीं होती है, वो अपने स्थान पर वो कोई चट्टान या कोई स्थलाकृति विरोधित होती है, या वो अपर्दित होती है। या अपर्दित क्या मतलब, वो अपने स्थान पे खंडित होती है, टुकड़े में बदलती है, महीन कणों में बदलती है, तो वो अपक्षय के अंतर्गत होता है। जबकि अपर्दन के अंतर्गत में क्या होता है, इसमें गतिशील शक्तियाँ रहती है और गतिशील शक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अपर्दन होते हैं। अब इसी को अगर हम इसको और विस्तृत रूप से देखेंगे तो भू आकृतिक प्रक्रमों के बाह्य जात अंतर्जात प्रक्रमों के दो मुख्य प्रकार हैं।
बाह्यात प्रक्रम धरातल के ऊपर सक्रिय होने वाली शक्तियों के से संपन्न होते हैं तथा इनके द्वारा पृष्ठ पर व्याप्त विषमताओं को दूर किया जाता है। इसलिए इन्हें विध्वंसात्मक यानी कि डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं। अतः शैलों को काट छाट कर घिसने तथा क्षीण बनाने का कार्य धरातल को समतल बनाना अच्छा अनाच्छादन कहलाता है। अनाच्छादन के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों से मिलकर बना है, जिसमें स्थितिक यानी तथा गतिशील प्रक्रिया द्वारा कार्य करता है। अनाच्छादन में अपक्षय, मास वास्टिंग तथा अपर्दन व अवसाद परिवहन है ना सम्मिलित रहता है। इस प्रकार अपक्षय में केवल स्थितिक क्रिया तथा अपर्दन में गतिशील क्रिया सम्मिलित रहती है। अतः अनाच्छादन स्थितिक तथा गतिशील क्रियाओं का योग है। ये विद्यार्थियों आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो अनाच्छादन है या जिसे हम डेन्यूडेशन कहते हैं, वो वेदरिंग तथा इरोजनल फोर्सेस का कंबाइंड रूप है। इन दोनों का योग ही इसे कहते हैं। जिस तरह से कठोर ठोस शैलों का अपक्षय का कार्य होता है उसे हम बेड रॉक कहते हैं। यानी कि जो कठोर और ठोस शैल है और उस पर अपक्षय कार्य करती है तो उसको हम शैल संस्तर कहते हैं या बेड रॉक कहते हैं। ये शैल संस्तर भूपर्पटी यानी क्रस्ट के ढीले आवरण के नीचे सर्वत्र किसी न किसी गहराई तक फैला हुआ है। अपक्षय का कार्य शैल संस्तर पर जो नाम ढीला शैल का चूर्ण मिट्टी और फैलकर उसे ढक लेता है उसे आवरण स्तर या रेगोलिथ कहते हैं। तो आपको बेडरॉक और रेगोलिथ में अंतर स्थापित होना चाहिए। समतल स्थापन प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। बाह्य शक्तियों से उच्च भागों को काट छाट कर समतल होना, जो निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन कहलाता है, तथा दूसरा जो प्रकार है वो कटे छटे पदार्थों का निम्न भागों में निक्षेपण से धरातल या चौरस होने की क्रिया को अधिवृद्धिकरण या एग्रेडेशन कहलाती है। तो डिग्रेडेशन एग्रेडेशन दोनों में ये अंतर होता है। इस प्रकार बाह्य जात शक्तियों द्वारा स्थल की ऊंचाई नीचाई समाप्त कर उसे समतल बनाने के प्रयास में लगी इस प्रक्रिया को डेन्यूडेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपक्षय शैल खंडों का गुरुत्व के प्रभाव से स्थानांतरण और अपर्दन, इन तीनों प्रक्रियाओं का सम्मिलित नाम अनाच्छादन है। तो अतः अब हम अगले व्याख्यान में हम अपक्षय तथा उसके प्रकार उसके बारे में हम ठीक से जानेंगे।